हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। माई सेल्फ निकिता शर्मा। हमारा चैप्टर चल रहा था फिजिक्स में करंट इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे क्लास 12th की फिजिक्स चल रही है। तो आपका चैप्टर फिजिक्स का थर्ड चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें नाम है आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी। उसमें हमने सिर्फ अभी इलेक्ट्रिक करंट के बारे में ही पढ़ा था। इलेक्ट्रिक करंट को आई से नोट करते हैं। फॉर्मूला पढ़ा था हमने इसका, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, राइट। ठीक है, तो फॉर्मूला आपको याद रखना है कि फॉर्मूला, नॉर्मल फॉर्मूला हम 10th से पढ़ रहे हैं इस फॉर्मूले को। तो आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। यूनिट की बात करें तो यूनिट में अगर इसकी हम एसआई यूनिट की बात करते हैं तो एसआई यूनिट क्या आती है इसकी, एम्पियर। कैसी यूनिट है? तो ये ऐसी यूनिट होती है आपकी स्केलर यूनिट। ये यहाँ पे बच्चे गलती कराते हैं, इसको वेक्टर यूनिट लिख देते हैं, लेकिन ये आपकी ऐसी यूनिट होती है, स्केलर यूनिट होती है। और इसका एक नाम और बताया था मैंने आपको, टेंसर यूनिट। कौन सा लॉ फॉलो करती है? तो इलेक्ट्रिक करंट हमारा वेक्टर एडिशन लॉ फॉलो नहीं करता है। कैसा करता है? अलजेब्रिक एडिशन लॉ का लॉ फॉलो करता है। आज के जो आपके टॉपिक है, क्या क्या पढ़ना है हमें? करंट डेंसिटी पढ़ना है, फ्री पाथ पढ़ना है, और एक पढ़ना है आपको रिलैक्सेशन टाइम। तो आप टॉपिक डालोगे करंट डेंसिटी, फ्री पाथ और रिलैक्सेशन टाइम। तो तीनों टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है ना। करंट डेंसिटी क्या होती है, फ्री पाथ क्या होता है, रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है। ये ऐसे टॉपिक हैं कि जो आगे के आप टॉपिक पढ़ोगे ये उसमें जुड़ते चले जाएंगे ना। बिना इनको समझे वो आप समझ नहीं पाओगे। तो हमें तीनों टॉपिक्स पढ़ने हैं, करंट डेंसिटी, फ्री पाथ एंड रिलैक्सेशन टाइम। करंट की डायरेक्शन मैंने नहीं बताई है। करंट की डायरेक्शन आपको पता होगी। करंट की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं हम? कोई भी हमारे पास सर्किट है, उसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना। इसमें मैनी नंबर्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसमें हमें क्या करनी है, इसमें हमें करंट की डायरेक्शन देखनी है कि इसमें करंट की डायरेक्शन क्या होगी। तो करंट की डायरेक्शन देखने के लिए सबसे पहले हम इसमें एक सर्किट जोड़ते हैं। इसमें आप एक सर्किट लगाओगे, यानी कि हमने इसमें एक सेल कनेक्ट किया या बैटरी कनेक्ट की, प्लस माइनस। जितना भी पॉजिटिव चार्ज है वो इधर होगा, और जितना भी नेगेटिव चार्ज है वो इधर होगा आपका, है ना। तो इलेक्ट्रॉन के पास जो चार्ज होता है, पता है कि इलेक्ट्रॉन के पास कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो पॉजिटिव नेगेटिव को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं ये सब किधर जाएंगे, आपके पॉजिटिव की तरफ। ठीक है, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं इनका जो फ्लो होगा वो किसकी तरफ होगा, पॉजिटिव की तरफ। यानी कि इधर इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। ये इधर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हुआ। जिधर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, आपका करंट बनता है। तो इलेक्ट्रिक करंट जो आपका बनेगा वो क्या होता है, जिधर भी आपके इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या बनेगा, आपका इलेक्ट्रिक करंट बनेगा। ठीक है, तो आप ये भी बोल सकते हो कि प्लस से माइनस की तरफ बनता है इलेक्ट्रिक करंट। अगर हम इनकी बात करें, नोड की बात करें, तो प्लस से किसकी तरफ होता है, माइनस की तरफ करंट का फ्लो। और वैसे इलेक्ट्रॉन्स के हिसाब से देखोगे तो हमेशा जिधर भी इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होती है, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होती है। तो आप इसकी डायरेक्शन नोट करोगे एक बार। इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन, अपोजिट टू द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इधर भी इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, आपके फ्लो करते हैं, उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या बनती है, आपकी
इलेक्ट्रिक करंट बनती है। यानी कि आई की जो डायरेक्शन होती है वो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में मिलेगी। ठीक है, तो ये चीज आप छोटा सा नोट बना के लिख लेना। एक चीज और मैं आपको यहाँ पे बेसिक चीज और बता दूं, अगर आपका इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन जो होते हैं यानी कि जो चार्ज होगा, पेन थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं, जो आपका चार्ज है अगर ये कैसा है, रेस्ट पर है, ठीक है, चार्ज सिर्फ कैसा है आपका, रेस्ट पर है, तो वहां पे सिर्फ क्या बनता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। आपने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में पढ़ा है, वहां पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा है। मैंने नहीं पढ़ा है लेकिन आप पढ़ चुके हो, उसको पढ़ाऊंगी मैं भी से। वहां पे क्या बनता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, जिसको हम ई से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला भी अगर आपको रिमाइंड हो तो एफ अपॉन क्यू, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो जब भी चार्ज किस पे होता है, रेस्ट पे होता है, तो वहां पे सिर्फ क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है। लेकिन यही चार्ज तब क्या करता है, मोशन करता है। यही चार्ज तब क्या करता है, मोशन करता है, तो वहां पे क्या बन जाती है, वहां पे करंट बन जाता है, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट बनता है वहां पे, जिसको हम शॉर्ट में किससे लिख सकते हैं, आई से। आई से लिख दूं मैं इसको। जहां भी आई सिंबल यूज करेंगे हम, आई सिंबल का मतलब आपको पता होना चाहिए कि आई सिंबल का यूज हो रहा है, इट मीन्स यहाँ पे किसकी बात हो रही है, इलेक्ट्रिक करंट की बात हो रही है। तो अगर आपका चार्ज रेस्ट पर है तो वहां पे क्या बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। लेकिन यही चार्ज जब मोशन में आ जाता है तो वहां पे क्या बन जाता है, आपका इलेक्ट्रिक करंट बन जाता है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, एफ अपॉन क्यू। ये कैसी क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, लेकिन हमारी जो करंट है ये कैसी क्वांटिटी है, आपकी स्केलर क्वांटिटी है। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी, थोड़ा सा बेसिक समझाया मैंने आपको, ये चीज पता होनी चाहिए, है ना। तो अब जो हमें टॉपिक पढ़ना हो, क्या पढ़ना है, करंट डेंसिटी, फ्री पाथ और रिलैक्सेशन टाइम। तो आप टॉपिक डालोगे फर्स्ट करंट डेंसिटी। टॉपिक है आपका करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी को पहले समझना है कि करंट डेंसिटी होता क्या है। इसको हम थोड़ा ऐसे समझेंगे कि इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, करंट फ्लो की डायरेक्शन है आई। ठीक है, आई का मतलब क्या है आपका, कि यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है। अब जिस इस एरिया में जिधर आपका करंट फ्लो हो रहा है, उसमें हमने क्या किया, उसमें हमने एरिया कट किया। ठीक है, उसमें हमने एरिया कट किया, ये रहा। अब इस एरिया के परपेंडिकुलर जितना करंट फ्लो होके निकलेगा, ठीक है, इस एरिया के परपेंडिकुलर जितना करंट जा रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं, करंट डेंसिटी बोलते हैं। करंट डेंसिटी क्या है, कोई किसी एरिया से, और वो एरिया कैसा होना चाहिए आपका, करंट फ्लो के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो इसके नॉर्मल से जितना भी करंट फ्लो के निकलेगा, वो ये आपकी क्या होती है, करंट डेंसिटी होती है। इसको हम डिनोट करते हैं जे से। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला है, डेफिनेशन से बनाएंगे, करंट फ्लो हो रहा है पर यूनिट एरिया से, तो पर यूनिट एरिया यानी कि डिवाइड में ए आ जाएगा। ये इसका बन गया फॉर्मूला। अगर हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया जो है, ये आपका करंट है आई, क्रॉस सेक्शन एरिया कुछ इस तरीके से हुआ, ठीक है, एरिया हमने ऐसे कट किया। अब क्या है, डेफिनेशन बोलती है कि क्या होगा, जो हमारा एरिया उसके परपेंडिकुलर, तो हम इसके पहले परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। हमें पता है कि जो भी हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया होता है उसका एरिया वेक्टर उसके परपेंडिकुलर होता है। तो ये करंट से कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, यहाँ से अगर हम इसको इधर देखें तो ये होगा और एक ये होगा, तो ये तो बनेगा आपका ई आई कॉस थीटा। ये चीज तो आपने टेंथ में सीख ली थी ना, आई कॉस थीटा। एक बार मैं और डिटेल में समझा दूंगी इसी वीडियो के स्टार्टिंग में ही। और ये क्या बनेगा आपका, आई साइन थीटा। ठीक है, तो हमें डेफिनेशन क्या बताती है कि इसके क्या लेना है, हमें परपेंडिकुलर लेना है, तो हम कौन सा लेंगे, आई कॉस थीटा वाला लेंगे। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, जे इज इक्वल टू, सॉरी एरिया वेक्टर ले रहे हैं ना, एरिया वेक्टर, तो ए कॉस थीटा।
है ना, इसको थोड़ा सा ये ठीक करोगे आप इसे। एरिया वेक्टर किसके, करंट के परपेंडिकुलर, तो ये बनेगा आपका ए कॉस थीटा और ये बनेगा आपका ए साइन थीटा। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, आई इज इक्वल टू जितना करंट फ्लो हो रहा है क्रॉस सेक्शन एरिया के, यानी कि ए कॉस थीटा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, आई इज इक्वल टू जे ए कॉस थीटा अगर हम इसका वेक्टर फॉर्म निकालें, हमें पता है कॉस थीटा में क्या आती है, डॉट प्रोडक्ट होती है, और साइन थीटा में क्या होती है, क्रॉस प्रोडक्ट होती है। तो आई इज इक्वल टू वेक्टर जे कॉस थीटा, तो क्या आ जाएगी आपकी डॉट वेक्टर ए। ये देखो यहाँ फिर से प्रूफ हो गया कि आई कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि ये क्या है, दो डॉट प्रोडक्ट, ये देखो दो वेक्टर्स की कैसी है, डॉट प्रोडक्ट है। जहाँ डॉट प्रोडक्ट होती है वो कैसी क्वांटिटी होती है आपकी, स्केलर क्वांटिटी, और जहाँ क्रॉस प्रोडक्ट होती है वो कैसी क्वांटिटी होती है आपकी, वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पे दो फॉर्मूले पढ़ेंगे, जे इज इक्वल टू आई अपॉन ए, और अगर किसी एंगल पर है क्रॉस सेक्शन तो क्या बन जाएगा आपका, जे इज इक्वल टू आई अपॉन में ए कॉस थीटा। इसकी वेक्टर फॉर्म पूछी जाती है तो आई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, वेक्टर जे डॉट वेक्टर ए। डेफिनेशन भी नोट करोगे आप इसकी, जो समझाया है वही डिफाइन किया है। करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिक करंट पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नॉर्मल टू द करंट एट पॉइंट इन अ कंडक्टर। ठीक है, किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक, किसी नॉर्मल से जितना भी करंट क्या होता है आपका पास होता है, वही आपकी क्या बनती है, करंट डेंसिटी बनती है। जे से हम इसको डिनोट करेंगे, आई रिपीट, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जे इज इक्वल टू आई अपॉन ए। यूनिट भी बना लोगे आप इसकी। अगर हम यूनिट की बात करें, तो आई की यूनिट क्या होती है, एम्पियर, पर एरिया की क्या होती है, मीटर स्क्वायर, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। कैसी क्वांटिटी है ये आपकी, वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसमें वेक्टर लगा लेना। डायमेंशन भी पूछ ली जाती है, तो इसके डायमेंशनल एरिया फॉर्मूला बताएंगे हम, डायमेंशनल। तो डायमेंशन क्या होगी, करंट की डायमेंशन क्या होती है, ए। ठीक है, एम्पियर की जो डायमेंशन होती है वो ए होती है, और इस लेंथ की, मीटर की क्या होती है, एल, एल स्क्वायर। तो क्या बन जाएगी आपकी, एल माइनस टू ए, ये तो बनेगी। ठीक है, तो ये इसकी डायमेंशन हो जाएगी। तो आप इसको फॉर्मूले को नोट कर लेना, इसकी डेफिनेशन। और कुछ प्रॉब्लम हुआ करे, कोई भी टॉपिक आपको मतलब आगे पीछे कुछ समझ नहीं आता है, कुछ अलग से समझना है, तो आप मुझे बता देना। मैं वीडियो स्टार्ट होने से पहले, मतलब लेक्चर स्टार्ट होने से पहले स्टार्टिंग में वही एक्सप्लेन कर दूंगी, फिर हम आगे की तरफ चलेंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने चैप्टर थर्ड से स्टार्ट किया है, तो कुछ पॉइंट्स आपको अगर मिसिंग है, नहीं समझ में आते हैं, तो आप वो मुझसे क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो आप मुझे बता दिया करें जो आपको समझ में ना नहीं आता। ये आप नोट कर लेना। चलिए, तो आपको एक चीज समझनी है, देखो
हमारे पास कोई कंडक्टर है, किसी भी कंडक्टर में नंबर्स ऑफ चार्ज होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके का उस पर चार्ज होता है, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे और प्रोटॉन्स भी होंगे। कोई भी कंडक्टर जो बनता है आपका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्जेस से मिलके बनता है। अब हमने इसका क्या करा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया। ये एक्सटर्नल लगाया, बाहर की तरफ क्या बनाया हमने, इसका एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो कैसा होता है, जितना भी आपका नेगेटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, और जितना भी पॉजिटिव चार्ज है वो क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होता है। ये चीज आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी है, ठीक है। जितना इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो किसी कंडक्टर के अंदर जितना भी नेगेटिव चार्ज है उसके अपोजिट डायरेक्शन में इकट्ठा हो जाता है, और जो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है वो क्या हो जाता है, उसी डायरेक्शन में, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हो जाएगा। अब इसके बीच की बात करें कि यहाँ पे ई नेट कितना होगा इस कंडक्टर के अंदर, ई नेट, ई नेट अगर हम निकाले इनसाइड द कंडक्टर तो कितना होगा, सारा नेगेटिव इधर आ गया और सारा पॉजिटिव आपका उधर हो गया। तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मूवेबल होते हैं, सिर्फ जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या करते हैं, मूव करते हैं, ठीक है। प्रोटॉन्स हमारे मूव नहीं करते, यानी कि पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करता। लेकिन जब एक साइड सारे इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे आपके तो दूसरी साइड की अवस्था अपने आप ही पॉजिटिव चार्ज बच जाता है। तो यहाँ पे बीच में कुछ बचा नहीं, यानी कि इनसाइड जो ई नेट होगा वो आपका कितना होगा, जीरो होगा। इस टर्म्स को नोट कर लेना, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत बनता है इस पे, कि अगर हमने किसी फील्ड को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया किसी कंडक्टर पर तो उस पे ई नेट कितना होता है इनसाइड में, ठीक है। तो इनसाइड ई नेट कितना होगा आपका, जीरो होगा। ये चीज आपको नोट करनी है। हो गया। लेकिन अगर अब इसी पे दूसरी कंडीशन देखोगे आप, हमारे पास कंडक्टर है और उसके पास हमने कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया है ना, ये एक्सटर्नल नहीं लगाया है। तो इसके अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं, ठीक है। बहुत तेजी से मोशन करते रहते हैं। उनका मोशन ऐसा होता है कि वो पता नहीं चलता कि किस स्पीड से मोशन कर रहे हैं, इतने तेजी से वाइब्रेट होते हैं कि उस स्पीड को हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, इतनी इनकी स्पीड होती है। ये स्पीड आती कहाँ से है, तो ये स्पीड आती है आपकी थर्मल एनर्जी की वजह से। भाई इसके अंदर का कोई टेम्परेचर है, बाहर से इसको क्या मिल रही है, थर्मल एनर्जी मिल रही है। तो जहां पर भी हमारा टेम्परेचर का डिफरेंस होता है, जहां पर भी टेम्परेचर का डिफरेंस होगा वहां पे क्या हो जाती है, हीट प्रोड्यूस होती है। 11th में पढ़ा है ये, वहां पे क्या होती है आपकी हीट प्रोड्यूस। जहां पर भी टेम्परेचर का डिफरेंस होगा, सपोज दैट बाहर का टेम्परेचर आपका 30 डिग्री सेल्सियस है और अंदर आपका 25 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर का डिफरेंस है, तो यहाँ पे क्या होगी, हीट प्रोड्यूस होगी। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन को हीट मिलती है वो क्या करने लगता है, वाइब्रेशन करने लगता है। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे आपके, वाइब्रेट होंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर किसी कंडक्टर के बाहर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगा है तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बहुत तेजी से क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं, वाइब्रेशन हो रहे हैं, मूव कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं। और किस वजह से कर रहे हैं, तो वो यहाँ पे क्या हो रही है, हीट प्रोड्यूस हो रही है। और ये हीट प्रोड्यूस किसकी वजह से हो रही है, थर्मल एनर्जी, है ना। इसको थर्मल एनर्जी तो बोलेंगे हम। तो ये हमारी क्या होती है, थर्मल एनर्जी, ठीक है। हीट जो प्रोड्यूस हुई है वो किसकी वजह से हुई है, आपकी थर्मल एनर्जी इसको मिली है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है, अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ है, तो अंदर आपका जो ई नेट होता है वो तो क्या हो जाता है, आपका जीरो हो जाता है।
लेकिन अगर आपका कोई भी एक्सटर्नल फील्ड नहीं लगा है तो वहां पे क्या होती है, हीट प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, मूव करते हैं। अब हमें यही पढ़ना है। देखो, मेटल्स हैव लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अबाउट, यहाँ पे आप एक वैल्यू लिखोगे 10⁻28 मीटर पर वॉल्यूम या पर मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब, यानी कि एक वॉल्यूम पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं किसी मेटल के पास वो अराउंड कितने होते हैं, 10⁻28। इस वैल्यू को याद रखना, 10⁻28 पर मीटर स्क्वायर क्या होते हैं हमारे पास, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इन द absence ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के एब्सेंस में these electrons are in the state of random motion due to thermal energy। ये मैंने आपको समझाया, अगर हमारे पास एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो वहां पे क्या होते हैं, आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करते हैं, रेंडमली मोशन करते रहते हैं। किसकी वजह से मोशन कर रहे हैं, तो वो किसकी वजह से मोशन कर रहे हैं, थर्मल एनर्जी की वजह से क्या करते हैं, मोशन करते हैं। तो एक रूम टेम्परेचर पर, एट रूम टेम्परेचर दे मूव विद वेलोसिटी ऑफ, ये वेलोसिटी आपको याद रखनी है, 10⁵ 10⁵ मीटर पर सेकेंड। रूम टेम्परेचर पर इलेक्ट्रॉन्स की जो वेलोसिटी होती है, किस वेलोसिटी से वो मूव करते हैं, तो 10⁵ मीटर पर सेकेंड। ये चीज आप नोट करोगे। किसी मेटल के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वहां पे कितने होते हैं आपके 10⁻28 पर मीटर क्यूब। और एक्सटर्नल फील्ड की अब्सेंस में इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, रेंडमली मोशन करते रहते हैं। किसकी वजह से मोशन करते हैं, तो थर्मल एनर्जी की वजह से क्या करते हैं, वो मोशन करते हैं। ठीक है, थर्मल एनर्जी की वजह से क्या करते हैं, वो मोशन करते हैं। ये चीज नोट करोगे। और रूम टेम्परेचर पर इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी कितनी होती है, तो 10⁵। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं किसी भी कंडक्टर में, तो 10⁻28 मीटर पर मीटर क्यूब। नोट किया आपने। अब आगे चलेंगे। देखो, अब हम मान के चल रहे हैं किसी कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके, नंबर ऑफ मैनी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो रेंडमली क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं, है ना, ऐसे रेंडमली क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं। तो हम इनकी वेलोसिटी क्या मान के चल रहे हैं कि उनकी वेलोसिटी क्या है, u1 u2 u3 है। ठीक है, इसकी u1 वेलोसिटी मान ली, क्योंकि फिक्स तो है नहीं, सब अलग अलग वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं रेंडमली, तो इसकी हम u1 मान लेते हैं, इसकी u2 मान लेते हैं, और इसकी क्या मान लेते हैं, हम u3 मान लेते हैं। ये तो इनकी रैंडम वेलोसिटी कितनी है आपकी, u1 u2 u3 है। तो इसी को हमने समझाया, इफ u1 u2 u3, और हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, n है, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो लास्ट कितनी हो जाएगी आपकी un, आर द रैंडम थर्मल वेलोसिटीज ऑफ n फ्री इलेक्ट्रॉन्स। हमारे पास कितने, किसी भी कंडक्टर के अंदर n फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, दे एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हमें इनकी क्या निकालनी है, एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। तो एवरेज वेलोसिटी कैसे निकाली जाती है, इसकी हम एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे ना। ये जो इलेक्ट्रॉन है, एक बार मैं सही से इसको ड्रॉ कर दूं, ये ये रैंडमली ऐसी मोशन कर रहे हैं कुछ भी। ठीक है, इसकी वेलोसिटी हमने मान ली u1 है, इसकी वेलोसिटी कितनी है, u2 है, और इसकी वेलोसिटी कितनी है आपकी, u3 है। तो हमें ये ऐसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हमारे un तक है। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने
एन है, तो लास्ट वाले की जो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी आपकी, यू एन हो जाएगी। तो हमें इसकी एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। एवरेज वेलोसिटी को हम यू से डिनोट करेंगे, उस पर वेक्टर लगाओगे। एवरेज निकालना आता है, जितने भी आपकी वेलोसिटीज हैं, जितनी भी क्वांटिटी है, उन सबको प्लस कर दोगे। हमारे पास नंबर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन्स है और डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि एन। ये हो गया। अब हमने क्या पढ़ा था कि जब कोई भी इलेक्ट्रॉन रैंडमली क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, तो हम उसके स्पीड को कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। तो इनकी जो वेलोसिटी होगी वो आपकी कितनी हो जाएगी, नेट वेलोसिटी जो होगी वो कितनी हो जाएगी आपकी, जीरो हो जाएगी। ये वैल्यू आपको मैंने इसलिए नोट कराई थी पहली। रैंडम वेलोसिटी जो होगी आपकी वो कितनी हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो एवरेज रैंडम वेलोसिटी कितनी होगी आपकी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो ये आप नोट करोगे। इंपॉर्टेंट टर्म्स है, मेटल्स के पास 10⁻28 पर मीटर क्यूब के लगभग हमारे पास क्या होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और एक्सटर्नल फील्ड की अब्सेंस में इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, रैंडमली मोशन करते रहते हैं थर्मल एनर्जी की वजह से। और रूम टेम्परेचर पर जिसकी वेलोसिटी होती है वो कितनी होती है, 10⁵ मीटर पर सेकेंड। क्लियर है, आगे चलेंगे। एक बार मुझे ये भी बता देना, आपका बैकग्राउंड कौन सा बैकग्राउंड में ज्यादा क्लियर दिख रहा है, मतलब साफ आपके आंख पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मैंने 3 बैकग्राउंड यहाँ पे यूज किए हैं, येलो, लाइट ब्लू है बहुत, स्काई ब्लू, और एक आपका लाइट ग्रीन है ना। तो ये बैकग्राउंड जरूर बता देना किस बैकग्राउंड में सही दिख रहा है, और जो भी प्रॉब्लम है वो आप मुझे बताते रहें, जिससे मैं भी इसको क्या करूँ, इम्प्रूव कर सकूँ, है ना। चलिए, तो आगे देखो हमें क्या देखना है। अब जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो रेंडमली क्या करते हैं, मोशन करते रहते हैं। तो एक दूसरे से क्या होंगे, कोलाइड भी होंगे, टकराएंगे भी। ठीक है, ये रैंडमली मोशन कर रहे हैं, रैंडमली सब क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं, तो एक दूसरे से क्या होते हैं, टकराते भी हैं। तो देखो हमें क्या समझना है कि दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो टक्कर होती है, यानी कि उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है, टक्कर होने से पहले, उनकी कोलिजन होने से पहले, कोलाइड होने से पहले, कोलिजन होने से पहले, उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं फ्री पाथ। इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स मोशन कर रहे हैं, तो दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच का जो पाथ होता है, ठीक है, बीच का जो डिस्टेंस होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्री पाथ बोलते हैं। और उसको डिनोट करते हैं हम लैम्डा से। ठीक है, तो जो आपका फ्री पाथ है, जो आपका फ्री पाथ है, ये इसको हम क्या बोलते हैं, इसको किससे डिनोट करते हैं, लैम्डा से डिनोट करते हैं। और दो इलेक्ट्रॉन्स की टक्कर होने के बीच का जो टाइमिंग है, एक टाइम भी तो होगा कि दो इलेक्ट्रॉन्स की जो टक्कर हो रही है आपस में, जो ये कोलाइड कर रहे हैं आपस में, जो कोलिजन हो रहा है, तो इनके बीच में जो जितना भी टाइम लग रहा है उसको हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। वो इसका क्या होता है, आपका रिलैक्सेशन टाइम होता है। और इसको डिनोट करते हैं टो से। ये दोनों टर्म्स हम ओम्स लॉ इसको जब प्रूफ करेंगे तो वहां पे यूज होगा ओम्स लॉ में। ठीक है, तो यहाँ पे फ्री पाथ को किससे डिनोट किया जाता है, लैम्डा से डिनोट किया जाता है। और रिलैक्सेशन टाइम को किससे डिनोट किया जाता है, टो से डिनोट किया जाता है। एक बार डेफिनेशन देखोगे आप इसकी, द एवरेज The average distance of electrons travels between two successive collisions is called mean free path। ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच का, और सक्सेसिव यानी कि जो पास पास के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, फ्री पाथ बोलते हैं ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंड एवरेज टाइम दैट इलेक्ट्रॉन्स स्पीड बिटवीन collision of टू इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड द रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, और जो इनके बीच का एवरेज टाइम होता है उसको क्या बोला जाता है, रिलैक्सेशन टाइम। दो कॉलिजन के बीच का जो डिस्टेंस है, उसमें जितना भी टाइम लग रहा है कॉलिजन होने में, वो आपका क्या होता है, रिलैक्सेशन टाइम होता है। उसको हम किससे डिनोट करते हैं, टो से डिनोट करते हैं। और जो आपकी फ्री पाथ है, यानी कि जो डिस्टेंस है, उसको किससे डिनोट करते हैं, हम लैम्डा से डिनोट करते हैं।
ठीक है। तो नॉर्मली डेफिनेशन कभी भी पूछ ली जाती है, बाकी इसमें से आता कुछ नहीं है, बस ये सिर्फ एक आपको समझ बनानी है कि हमारे पास क्या आते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, 1 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, वो आप तभी कर पाते हो जब आपको ये बेसिक नॉलेज होती है। देखो सबसे फिजिक्स में नंबर लाना मुश्किल सिर्फ इसलिए होता है, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि वहां पे जो एक तो 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है हमारा एमसीक्यू क्वेश्चन जो होता है, एक तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन और जो आपका होता है एमसीक्यू। एमसीक्यू क्वेश्चन जो होते हैं ये आप तभी कर पाओगे जब आपको क्या होती है, बेसिक नॉलेज होती है। बेसिक नॉलेज का मतलब है कि जो हम चैप्टर में पढ़ रहे हैं उसके हमें की पॉइंट्स पता होने चाहिए, ठीक है, की नोट्स जो होते हैं, यानी कि उसके हमें बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको बेसिक नॉलेज है तो ही आप क्या कर पाओगे, उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाते हो। ठीक है, तो इसलिए हमें चैप्टर्स की जो ये स्टार्टिंग में जो टर्म्स आती हैं ये समझना जरूरी होता है कि फ्री पाथ क्या होता है, रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है। 1 मार्क्स में कभी कभी डेफिनेशन पूछ ली जाती है, तो आप डेफिनेशन तो लिखी दोगे, जब नोट्स बना रहे हो तो वहाँ पर डेफिनेशन होगी। बाकी जब हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करते हैं वो, या फिर अगर हम न्यूमेरिकल्स करते हैं, तो वहाँ पे हमें इन चीजों की समझ होनी चाहिए, तो हम इजिली कर पाते हैं। बाकी जो आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, सॉरी, जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, 3 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, और एक लॉन्ग क्वेश्चन होता है आपका 4 मार्क्स का। 5 सेक्शन होते हैं इसमें फिजिक्स के पेपर में। तो 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो डायरेक्टली आपको नोट्स से मिल जाएंगे, जो आप नोट्स बनाते हो, डेफिनेशन आती है या फिर कोई छोटा मोटा न्यूमेरिकल आता है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन में थ्योरी आती है, ठीक है, थ्योरी हम बिल्कुल लर्न करते हैं, पता होती है। और 4 मार्क्स के क्वेश्चन में हमारे पास क्या आते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, डेरिवेशंस बोलते हैं। 4 मार्क्स में आपको क्या मिलती है, डेरिवेशंस मिलती हैं। तो ये चीज, इन पे मार्क्स लाना बहुत इजी होता है। हम जो क्वेश्चन हमारे पास जो नंबरिंग जो यहाँ पे कट होती है या जहाँ पेपर हमें हार्ड लगता है वो यहाँ होता है, और ये दोनों 5+5 यानी कि 10 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, इसमें तो प्रॉब्लम होती है तो 10 मार्क्स खत्म, और कुछ इसमें से कट हो जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो इसलिए आपको क्या करना है, इनके जो की पॉइंट्स है उसको बहुत अच्छे से समझना है। और एक चीज और, हम क्या करते हैं, हम कर लेते हैं सीबीएसई का पैटर्न फॉलो कर लेते हैं। पढ़ना गलत नहीं, लेकिन हम क्या कर लेते हैं, सीबीएसई का पैटर्न फॉलो कर लेते हैं, तो आपको मार्क्स लाने में क्या होती है, प्रॉब्लम होती है फिर, और पेपर हमारे लिए क्या बन जाता है, हार्ड बन जाता है। तो आपको क्या करना है, को अपना सिलेबस समझना है, एनसीईआरटी उठाओ, आपके रिफ्रेशर्स जो आते हैं उनको देखो, जो आपके उसमें सिलेबस में है वो आपको टॉपिक्स बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। ठीक है, तो मैंने आपको जो टॉपिक समझाए हैं आज एक बार देख लेना इनको। अब कल से हमारे थोड़े लेंथी और डेरिवेशन स्टार्ट हो जाएंगे, लेंथी पोर्शन स्टार्ट हो जाएगा, डेरिवेशन स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो हमने 3 टॉपिक्स पढ़े हैं, कौन कौन से टॉपिक पढ़े हैं, करंट डेंसिटी, फ्री पाथ और रिलैक्सेशन टाइम, तीनों चीजें आपको समझ में आ गई है। करंट डेंसिटी को किससे डिनोट करते हैं, करंट डेंसिटी को हम किससे डिनोट करते हैं, जे से डिनोट करते हैं। ठीक है, करंट डेंसिटी जे होती है, फ्री पाथ लैम्डा होता है, रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है आपका, टो होता है। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे को कमेंट्स से बता सकते हैं। ठीक है, और बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल माय स्टूडेंट्स।